व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड आज आप लोगों के सामने इस चैप्टर की जान सबसे इंपॉर्टेंट बात दैट इज नॉमेनक्लेचर हम लोग डिस्कस करेंगे। गाइस अगर आप एनसीईआरटी उठाकर देखोगे सो एनसीईआरटी में नॉमेनक्लेचर के रूल्स सिखाने से पहले आपको फॉर्मूला बनाने के रूल्स सिखाए। लेकिन गाइस मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि अगर तुम लोगों को नॉमेनक्लेचर के रूल्स पता हैं तो फॉर्मूला अपने आप बना सकते हो। सो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फॉर्मूला बनाने का। फॉर्मूला बनाने का क्वेश्चन हार्डली 1 नंबर के क्वेश्चंस में आता है। मतलब मान लो कोई 1 मार्क क्वेश्चन होगा, उसमें आपको एक आईयूपीएसी नेम दे दिया जाएगा कोऑर्डिनेशन सॉल्ट का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और बोला जाएगा इसका फॉर्मूला बनाओ। तो अगर इंसान को फॉर्मूला बनाना है तो उसके रूल्स थोड़े से अलग है। लेकिन अगर आपको नॉमेनक्लेचर के रूल्स पता हैं तो आप नॉमेनक्लेट भी कर सकते हो और आप फॉर्मूला ही बना सकते हो। इतनी प्रैक्टिस, यह टॉपिक खत्म होते होते अपने आप हो जाएगी। तो चिंता करने वाली बात नहीं कि सर आपने फॉर्मूला बनाने के रूल्स छोड़ दिए। नहीं, छोड़े नहीं है, दिमाग से आप लोगों को सॉल्व करवा दिए। आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो रेडी है नॉमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ने के लिए। तो गाइस सबसे पहला रूल, जितने भी रूल्स पढ़ाऊंगा ऐसा मत समझना बोर्ड एग्जाम में रूल्स पूछेगा कोई। राइट डाउन द रूल्स फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऐसे बकवास क्वेश्चन अब आने बंद हो गए अनलेस अंटिल आप किसी स्टेट बोर्ड में, जैसे मध्य प्रदेश बोर्ड सबसे ज्यादा इजीएस्ट बोर्ड्स में से एक है मध्य प्रदेश बोर्ड। इन लोगों ने पिछले 15 सालों में क्वेश्चन पूछने का तरीका ही नहीं बदला। एक जैसे क्वेश्चन घिसे पीटे आते हैं, थोड़ा बहुत लेवल ऊपर नीचे हुआ है, बट आप मान के चलो स्टेट बोर्ड्स सीबीएसई लेवल का जो हम पढ़ते हैं उससे कुछ मामलों में इजी होते हैं। अनलेस जैसे आप यूपी बोर्ड की बात करो, बिहार बोर्ड की बात करो, देन राजस्थान बोर्ड की बात करो, महाराष्ट्र बोर्ड की बात करो, तो ये थोड़े से इक्वलेंट लेवल पर होते हैं। चिंता वाली बात नहीं है, आपको रूल्स याद नहीं करने, प्रैक्टिस करनी है, रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे चीज़ आसान होगी। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर नॉमेनक्लेचर के रूल्स हमको लगाते नहीं आते। सर हमको फिजिकल केमिस्ट्री तो आ गई लेकिन हमको फॉर्मूला यूज करते अभी तक नहीं आया। ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आप भाई। आप किसी इंसान से बार बार 1000 बार मिलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इंसान ऐसा है। फॉर्मूले का बार बार यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये फॉर्मूला यहां यूज होना है। ठीक है, तो पहला रूल, द कैटायोनिक पार्ट is named first followed by, मैं अपनी भाषा में इजी भाषा में लिख रहा हूं, followed by the anionic part। अब ये किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, विथ एग्जाम्पल समझेंगे। मान लीजिए आपके पास में एक सॉल्ट है जिसका नाम है K4FeCN6। एक सॉल्ट मेरे लाड लो तुम्हारे पास में ये है। दूसरी सॉल्ट तुम्हारे पास में फॉर एग्जाम्पल CrNH3 होल थ्राइस H2O होल थ्राइस Cl3। अब जब इस सॉल्ट को आप पानी में डालोगे तो ये सॉल्ट पानी में जाकर कितने पार्ट में टूटेगी? आपके 4 पोटेशियम के आयन्स अलग हो जाएंगे और आपका FeCN6 4 नेगेटिव अलग हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द इशू? ओके, इसको जब आप पानी में डालोगे तो CrNH3 होल थ्राइस H2O होल थ्राइस अलग हो जाएगा और 3 क्लोरीन अलग हो जाएंगे। मतलब रूल नंबर 1 जो है वो किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? रूल नंबर 1 अप्लाई हो रहा है आपके कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज एंड काउंटर आयंस पर। कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज एंड काउंटर आयंस पर अप्लाई हो रहा है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो होता है वो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कहलाता है,
और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयन अटैच होता है वो कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज के बाहर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो एनायन या केटायन जो भी अटैच होता है वो काउंटर आयन कहलाता है। तो ये रूल नंबर 1 इन चीजों पर अप्लाइड है। अब यहां पर आप देखेंगे कि ऊपर वाले सॉल्ट में आपका कैटायनिक पार्ट कौन सा है? पोटेशियम। तो सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी। समझ गए? नीचे वाले सॉल्ट में आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आपका कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कैटायन है, तो यहां पर फर्स्ट प्रेफरेंस इसको मिलेगी। यहां पर ये कैटायन है इसलिए इसका नाम पहले आएगा, यहां पर ये कैटायन है इसलिए पहला नाम इसका लिखा जाएगा। देख लो, देख लो, बार बार पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये तो मेरी गारंटी है। इसके बाद आपको साला इसको देखने की जरूरत नहीं है, बस फोड़ के रख देना। आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए सेकेंड रूल। पहला रूल अगर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है तो अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड रूल की। अब आपने सिलेक्ट कर लिया कि मेरा कैटायनिक पार्ट कौन सा है। अगर वो सिंपल कैटायन हो, जैसे काउंटर आयन हो, तो पोटेशियम लिख के आगे बढ़ो। लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे? दूसरा रूल कहता है कि जो आपके लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स आर नेम्ड बिफोर नेमिंग द सेंट्रल मेटल एटम। अब जब आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर को सॉल्व करना शुरू करेंगे, अब जब आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर को सॉल्व करना चालू करेंगे, तब आप उसमें सेंट्रल मेटल एटम के पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड्स का। फॉर एग्जांपल मैं फिर वही सॉल्ट्स बनाता हूं, K4FeCN6, और एक सॉल्ट बनाता हूं क्रोमियम बनाया, फिर यहां पर अमोनिया लगा दिया, फिर यहां पर तुम्हारा भाटर लगा दिया, भाटर, और फिर यहां पर लगा दिया क्लोरीन। चलो, अब यहां पर आप सब लोग जानते हैं कि ये पोटेशियम वाला पार्ट कैटायोनिक पार्ट है, तो यहां पर सबसे पहला नाम तो इसका आएगा क्योंकि कैटायनिक पार्ट है। अब कैटायनिक पार्ट के बाद इसका नाम लिख देने के बाद, इसका नाम लिख देने के बाद क्या बचा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में किसका नाम आएगा? ये लिगेंड का नाम पहले आएगा या सेंट्रल मेटल एटम का? तो रूल नंबर 2 के मुताबिक सेकेंड नंबर पर नाम लिखा जाएगा लिगेंड्स का। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी? लेकिन इस वाले कंपाउंड में देखो, यहां तो ये कैटायन है, तो सबसे पहले इसका नाम आएगा। ये तो एनायन हो गया, तो इसका नाम तो सबसे बाद में लिखेंगे, इसका नाम बाद में लिखेंगे। लेकिन यहां पर ये कैटायन हो गया, तो अब सबसे पहले इस पूरे कैटायन का नाम लिखा जाएगा। पूरे कैटायन को नाम दूंगा और लास्ट में इसका नाम दूंगा। तो अब यहां पर आप लिख लो कि ऐसे केस में एनायन हमेशा लास्ट में लिखे जाते हैं। देखा जाए तो यहां पर भी यही तो कर रहा हूं मैं। ये कैटायन है इसलिए पहले इसका नाम दे दिया, अब ये सिंपल है इसलिए पोटेशियम लिख के छोड़ दिया। कैटायन पार्ट हो गया, अब आप एनायन का नाम लिख रहे हो। यहां पर कैटायन कॉम्प्लेक्स है तो यहां पर पूरे कैटायन का नाम लिख दो, लास्ट में क्लोरीन लिख के छोड़ दो। तो यहां पर अब पहले किसका नाम आएगा? क्रोमियम का या इन लिगेंड्स का? तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे लिगेंड्स का सबसे पहले नाम लिखना होगा। यानी इस कैटायन में भी, इस कैटायन वाले पार्ट में भी सबसे पहले कौन आएगा? आपके लिगेंड्स आएंगे। समझ रहे हो बात को? ठीक है, पक्का ध्यान से समझना। डन? मतलब क्या बोला कि अगर आपका कैटायन सिंपल है, अगर आपका कैटायन एक काउंटर आयन है, तो इसका नाम लिखो, आगे बढ़ो, और फिर इस पूरे एनायन का नाम लिखो। तो इस पूरे एनायन में यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये पहले आएगा मेटल या ये, तो आप बोलेंगे लिगेंड्स। तो सबसे पहले ये, फिर लिगेंड, और सबसे लास्ट में आपका सेंट्रल मेटल एटम, ये सबसे लास्ट में। लेकिन अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही कैटायन हो
तो फिर ये एनायन सबसे लास्ट में नाम में आ जाएगा। यहाँ पर भी हमने देखा कि ये फर्स्ट आ रहा है और ये पूरा एनायन ये हम लास्ट में नाम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले इसका नाम दे दिया, अब लास्ट में इसका नाम लिख रहे हैं, लेकिन इसके नाम को कैसे लिखें? पहले लिगेंड लिखेंगे, यानी पहले ये नाम, फिर लिगेंड का नाम और लास्ट में मेटल। लेकिन जब यही काउंटर आयन कैटायन हो तो जब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही आपका कैटायन हो तो काउंटर आयन लास्ट में आएगा। और अब जिस कैटायन को नाम को देने से पहले, इस कैटायन के नाम को देने से पहले आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम दोनों है, तो लिगेंड्स प्रीफर होंगे। यानी आप देखो लिगेंड्स का नाम हमेशा मेटल के नाम के पहले आएगा, उसके बाद सेकेंड नंबर पर इसका नाम आएगा, क्योंकि ये पूरा कैटायन है इसलिए पहले लिगेंड लिखो, फिर मेटल लिखो, और जब पूरा कैटायन कंप्लीट हो जाए फिर लास्ट में एनायन का नाम लिखो। समझ गए? तीसरा रूल, तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट रूल, लिगेंड्स should be named, ligands should be named alphabetically, alphabetically। लिगेंड्स कैसे नाम लिखने पड़ेंगे हमको? अल्फाबेटिकली। सर ये केस समझ में नहीं आया। यहां पर इस केस को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहां पर आपके पास में सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड है। लेकिन जब आपके पास में मल्टीपल टाइप के लिगेंड्स हों, जब आपके पास में मल्टीपल टाइप के लिगेंड्स हों, तो अब यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है। जैसे हम सब लोग जानते हैं दैट वाटर लिगेंड का नाम क्या है? एक्वा। हम इसे क्या बोलते हैं? एक्वा। और इस अमोनिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एमाइन। तो अब आप देखो एक्वा में दोनों में ए कॉमन है, लेकिन एम क्यू से पहले आता है, इसलिए पहले अमाइन लिखा जाएगा, फिर आपका एक्वा लिखा जाएगा, और फिर मेटल का नाम आएगा, और फिर ये लास्ट में एनायन का नाम आएगा। ठीक है? तो लिगेंड्स आर नेम्ड अल्फाबेटिकली। फोर्थ रूल, prefixes should be placed before the name of ligands. Prefixes should be named before the name of ligands, indicating their number। जैसे यहां पर आप देखो आपके पास में कितने लिगेंड्स हैं? 6। तो हमें इस साइनो नाम के लिगेंड के पहले क्या लगाना पड़ेगा? हेक्सा। यहां पर आप देखो अमाइन कितने हैं? 3। तो अमाइन के नाम के पहले क्या लगाना पड़ेगा? ट्राई। यहां पर एक्वा, तो एक्वा के नाम के पहले भी क्या लगाना पड़ेगा? ट्राई। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अगर आपके पास में लिगेंड्स का नंबर 2 है तो आप लगाएंगे डाई। अगर लिगेंड्स का नंबर 3 है तो आप लगाएंगे ट्राई। अगर 4 है तो आप लगाएंगे टेट्रा। 5 है तो आप लगाएंगे पैंटा। और अगर 6 है तो आप लगाएंगे हेक्सा। तो ये क्या हो जाएगा? हेक्सासाइनो। ये क्या हो जाएगा? ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा। समझ रहे हो? ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, हेक्सासाइनो। मतलब नाम लिगेंड से भी पहले क्या लगाना पड़ेगा? लिगेंड्स के नाम लगाने से पहले उनके नंबर को इंडिकेट करना पड़ेगा। एक है तो सिंपल नाम लिख दो, उसके लिए मोनो लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 2 है तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। नोट कर लिया? पक्का? चलिए मैं अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहां सिखा देता हूं। एक्चुअली मेरे लाडलो, जो तुम्हारे सामने कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये लिगेंड आ गया CH2 NH2 CH2 NH2, इसका नाम क्या है? इसको बोला जाता है इथाइलिन डायअमाइन। इथाइलिन डायअमाइन।
अच्छा एक नाम मैं आपको और सिखा देता हूं, CH2 NN, CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव। इसका नाम क्या था? इसका नाम था हेक्सा, नहीं, इथाइलिन डायअमाइन, सॉरी, इसका नाम था इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट, EDTA, इसको क्या बोलते हैं? EDTA। अब जरा आप इन लिगेंड्स को देखो, अगर मान लो आपको इन लिगेंड्स के नाम को लिखना है, तो गाइस प्रॉब्लम ये हो रही है कि इन लिगेंड्स के नाम में भी डाई टेट्रा का इस्तेमाल हो रहा है, समझ रहे हो? अब अगर मान लो आपके पास में क्रोमियम नाम का मेटल है और उसके पास में इथाइलिन डायअमाइन के 2 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, तो आप इस 2 को इंडिकेट करने के लिए क्या डाई का इस्तेमाल करोगे? तो देखो जब आप लिखोगे तो ये कैसा दिखेगा, डाई इथाइलिन डायअमाइन। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि डाई इथाइलिन होगा और डायअमाइन होगा। अब जब डाई इथाइलिन आ जाता है तो डाई इथाइलिन का मतलब CH2 जैसे और CH2 तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, CH2 N, CH2 और N, तो ये तो कुछ अजीब ही बन गया। हमारे पास तो सिर्फ इथाइलिन है, यानी एक इथाइलिन है, CH2 हमारे पास में एक ही है, यहां पर डाई लग जाने से ये 2 हो जाना चाहिए। तो यहां पर ऐसे लिगेंड्स में प्रॉब्लम आ जाता है। अगर आपने सिंपल प्रीफिक्सेस लगा दिए तो फिर हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा मान लो कभी आपके पास में EDTA हो गया, आपके पास में EDTA हो गया, कितने? 2, तो आप लिखेंगे डाई इथाइलिन डायअमाइन और टेट्रा एसीटेट, तो ये तो 4 टुकड़े हो गए, सॉरी 3 टुकड़े हो गए, एक डाई इथाइलिन अलग हो गया, एक डायअमाइन अलग हो गया और एक टेट्रा एसीटेट अलग हो गया, समझ रहे हो? तो यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा कि डाई टेट्रा सब एक जैसा हो गया। तो यहां पर IUPAC ने हमें समझाया कि जब ऐसे कोई लिगेंड्स आपके सामने आते हैं तब आप क्या कीजिएगा कि डाई की जगह आप एक नया नाम यूज कीजिएगा, दैट इज कॉल्ड एज बिस। ट्राई की जगह आप लोग यूज कीजिएगा टेट्राकिस, और टेट्रा की जगह डाई बिस, सॉरी ट्राई की जगह आप यूज कीजिएगा ट्रिस, रियली सॉरी ट्रिस, और टेट्रा की जगह आप यूज कीजिएगा टेट्राकिस वाला किस मत समझना, मेरे प्यारे छिछोरों के मन में आया होगा वाला किस, नहीं मेरे गुलगुलो, ये वाला किस नहीं है। बच्चे बहुत हंसते जब भी ये लिखता हूँ टेट्रा किस, तो तुम्हारे गालों पे एकदम लाली खिल जाती है, हाँ टेट्रा किस, अबे छिछोरो। चलो इसको नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो चले। अच्छा एक बात बता दूं, 2004 के पहले ये लोग है ना लिगेंड्स को चार्ज के बेसिस पर क्लासिफाई करते थे, और अब लिगेंड्स को 2004 के बाद अल्फाबेटिकली क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया। मतलब अमाइन भले ही न्यूट्रल है, एक्वा भले ही न्यूट्रल है, वो अल्फाबेटिकल ज्यादा होने, अल्फाबेटिकली प्रिफरेबल होने की वजह से ऊपर लिखा जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को? क्लोरो फ्लोरो इन पर माइनस चार्ज है, इसलिए ये ऐसा नहीं कि न्यूट्रल वाले के पहले लिखे जाएंगे, नहीं ये बाद में लिखे जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो पहले क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल, चलो आपको एक एग्जाम्पल करके बता देता हूं। जिस आपके पास मान लीजिए K4 है, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिख रहा हूं, FeCN2 Cl2 और H2O2। मान लो ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। तो पहले क्या करते थे कि चलो Cl2 की जगह मैं यहाँ पर ले लेता हूँ SO4, ये ले लेता हूँ मैं। अब पहले क्या करते थे कि ये -2 है तो पहले इसको लिखो, फिर ये -1 है इसको लिखो, फिर 0, यानी -1 -2 -1 0 +1 +2 लाइकवाइज चलता था।
लेकिन अब क्या कर दिया, अब ये सब साइडलाइन कर दिया। अब देखा कि अल्फाबेटिकली कौन है, ये है, पहले ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो। समझ गए? कोई परेशानी? चलिए, कौन सा रूल है, 5वें नंबर वाला। भाई नंबर वगैरह तुम चेक कर लेना, मेरे को याद नहीं है। चलो एक बात और बताता हूं, ऑल द एन आयोनिक लिगेंड्स, ऑल द एन आयोनिक लिगेंड्स, all the anionic ligands are, yeah, all the anionic ligands name must be ends with O। जितने भी anionic ligands होते हैं इनका नाम O से खत्म होना चाहिए। लेकिन अब एक फिर इसके अंदर 2004 में आपके IUPAC ने एक नया नियम जोड़ दिया, फ्रॉम 2004 ऑल द एनायोनिक लिगेंड्स मस्ट हैव IDO इन देयर नेम या IDO at the end of their name। उनके नाम के अंत में, पहले IUPAC ने O लिखने का बोला, लेकिन अब उन्होंने बोला है कि आपको इसके नाम के आखिरी में IDO लिखना पड़ेगा। चलो मैं एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो आपके पास में F नेगेटिव नाम का लिगेंड है, Cl नेगेटिव नाम का लिगेंड है, OH नेगेटिव नाम का लिगेंड है, S डाई नेगेटिव नाम का लिगेंड है। तो पहले IUPAC बोलता था कि इनको आप लिखो FLUORO, फ्लोरो। इसको आप लोग लिखो CHLORO, क्लोरो। इसको लिखो हाइड्रोक्सो, और इसको लिखते थे सल्फीडो। ये सबके नाम के आखिरी में वो आ रहा था। CO3 डाई नेगेटिव, कार्बोनेटो। समझ रहे हो क्या बात कर रहे हो? आ रहा है समझ में? लेकिन बाद में इसने क्या बोल दिया कि अब इसके नाम के आखिरी में IDO लगाना स्टार्ट कर दो। तो फ्लोरिडो, क्लोरिडो, सल्फिडो के नाम के तो आखिरी में ही, ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है, कॉमनली हाइड्रोक्सो ही यूज किया जाता है OH के लिए, इसलिए हम लोग भी हाइड्रोक्सो यूज करेंगे। तो यहां पर कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आप हाइड्रोक्सीडो लिखोगे तो मजा नहीं आएगा, हाइड्रोक्सो ही प्रीफर करो। लेकिन जैसे फ्लोरो को आप फ्लोरिडो कर दो, क्लोरिडो को क्लोरिडो कर दो। कारण बताता हूं, यहां पर O अपने आप में AEIOU वोवेल है, AEIOU, इसलिए यहां पर IDO मत लगाना, O लगा देना। लेकिन जैसे यहां पर R है, R तो ये वोवेल नहीं है। यहां पर सल्फो में H है तो ये वोवेल नहीं है, इसलिए H के बाद में O हटा के IDO लगा दिया, R के बाद में IDO लगा दिया, R के बाद में IDO लगा दिया। अब यहां पर कार्बोनेटो में O अपने आप में वोवेल है तो क्यों हटाए? तो ये आप यूज कर सकते हो, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। तो प्यारे बच्चों, आपके जितने भी लिगेंड्स हैं इनके नाम के अंत में O आना चाहिए या IDO आना चाहिए। अब आपको जो उस समय याद आए वो लगा देना, कोई गलत कुछ नहीं होगा, सब फॉलोएबल है। वेयर एज न्यूट्रल एंड कैटायोनिक लिगेंड्स आर नेम्ड, न्यूट्रल एंड कैटायोनिक लिगेंड्स आर नेम्ड एज सच। इनके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो जैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल CO एक न्यूट्रल लिगेंड है तो वो कार्बोनाइल है तो उसको कार्बोनाइल लिखेंगे। NO2 नाइट्रोनियम है, फिर NO नाइट्रोसोनियम है। लाइकवाइज NH3 NH2 पॉजिटिव हाइड्राजीनियम है, तो उनके नाम वैसे ही चलेंगे। और मैं आपको सारे लिगेंड्स के स्पेशल नाम तो सिखा ही चुका हूं।
जैसे कुछ लिगेंड्स के आपके पास में स्पेशल नाम है, जैसे वाटर को कहते हैं एक्वा, अमोनिया को कहते हैं अमाइन, कार्बन मोनोऑक्साइड दिखता है पर इसको कहते हैं कार्बोनाइल। तो लाइकवाइज आपको इनके नाम एज सच यूज करने, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नाउ लिगेंड्स का नाम लिख देने के बाद आपको सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना होता है। सो आफ्टर लिगेंड्स आर नेम्ड, या आफ्टर लिगेंड्स the central metal atom is named along with its oxidation number written next to it in a bracket in Roman digits। मतलब आपको क्या करना है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं, K4FeCN6। अब यहां पर आपको लास्ट में से आयरन लिखना है, तो जैसे इसका आयरन नाम है, आपने लास्ट में लिख दिया आयरन। लेकिन आयरन आप आखिरी ऐसा नहीं लिखोगे, आप आयरन कैसे लिखोगे, आप लिखोगे आयरन और फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से, यानी इसके -6 चार्ज हो गया, एक CN पर -1 होता है तो 6 पर -6 हो गया, इस पर +1 होता है 4 पर +4 होगा, तो +4 -6 कितना बचा, -2 इज इक्वल टू हो जाएगा +2। तो आयरन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। तो यहां पर आपको रोमन डिजिट में उसको लिखना पड़ेगा 2, आयरन 2। यानी आप जो भी, नॉट दिस, आप जो भी बात करोगे, इनफैक्ट मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे कोऑर्डिनेशन सॉल्ट होता है NiCO4। अब यहां पर क्या, कोबाल्ट न्यूट्रल है तो निकल पर नेट ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है, क्योंकि इस पर 0 चार्ज है तो इस पर भी 0 होगा। तो आप लिखेंगे निकल, और निकल के ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा आपको 0। मतलब कुछ भी हो जाए, ऑक्सीडेशन नंबर जो भी हो, आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। एंड घबराना मत, किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में नहीं आएगा। अगर माइनस में आ रहा है तो आप गलत हो, अगर माइनस में निकाल रहे हो तो आप गलत हो, या तो 0 होगा या पॉजिटिव डिजिट होगी। तो आपको रोमन लैंग्वेज में उसको रोमन वर्ड में लिखना होगा, ठीक है। कोई परेशानी? चलो नोट करो। अब लास्ट रूल आपको सिखाता हूं, फिर करेंगे प्रैक्टिस। लिखो, ठीक है, हो गया बेटा? चलो, 7th एंड द लास्ट पॉइंट बेटा, 7 रूल, 7 गोल्डन रूल्स जो आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स दिलवाएंगे। जेई नीट अगर देने जाओगे और वहां पर इस पर क्वेश्चन आ गया तो फुल मार्क्स दिलवाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहो। पॉइंट नंबर 6, इफ योर सेंट्रल मेटल एटम is present in an anionic sphere, in an anionic coordination sphere। मतलब अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम एक एनायोनिक स्फीयर के अंदर है, देन ATE should be added, ATE should be added after its name, ATE should be added after its name। उसके नाम के आखिरी में क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, ATE। और एक पॉइंट याद रखना, that this rule is not applicable, this rule is not applicable for cationic and neutral sphere metal। यानी अगर आपका मेटल कैटायोनिक या न्यूट्रल स्फीयर के अंदर है तब ये रूल काम नहीं करेगा। ये रूल सिर्फ तभी काम करेगा जब आपके पास में क्या होगा, एनायनिक स्फीयर होगा। चलो 3 एग्जांपल लेकर बढ़ते हैं। K4
FeCN6 Cr NH3 होल 3 Cl3 और NiCO4। अब यहां देखो, इस वाले केस में कोई कैटायन नहीं, कोई एनायन नहीं। इनफैक्ट यहां पर निकल पर भी कोई चार्ज नहीं, तो निकल न्यूट्रल है। तो यहां पर जब आप इसका नाम लिखेंगे, चलिए इसका अपन पूरा सारे रूल्स का इस्तेमाल करके नॉमेनक्लेचर करते हैं। यहां पर कोई पार्ट कैटायन, कोई पार्ट एनायन नहीं, तो बस डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देना चालू करो। इसको बोलते हैं कार्बोनाइन। कितने हैं? 4। तो लिगेंड के नाम के पहले क्या आएगा? 4 को हम लिखेंगे टेट्रा। अच्छा, नाम लिखते वक्त देयर शुड बी नो स्पेस, एक स्टार ध्यान रखना है, स्टार बना के लिख लो, दैट देयर शुड बी नो स्पेस, देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द नेम। जब आप नाम लिखोगे तो कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो टेट्रा, इसका लिगेंड का नाम क्या है? कार्बोनाइल। तो टेट्रा कार्बोनाइल निकेल, और ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसलिए 0, ये इसका नाम हो गया। यहां के पहले अपन यहां चलते हैं। अब आप देखो, ये है पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव? 3 पॉजिटिव। तो जरा अपन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे क्रोमियम का। देखो, क्रोमियम का X, अमोनिया का 0, तो 3 अमोनिया है इसलिए 0, 3 क्लोरीन है इसलिए 3 पर -1, और बाहर भी -3 है। तो यहां पर ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, मुझे यहां पर वाटर लिखना चाहिए, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 3 वाटर, इसका भी 0, और बाहर 3 क्लोरीन है, और 1 क्लोरीन पर -1 होता है। और ये पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, क्योंकि ये कैटायन है और ये एनायन है। तो कैटायन एनायन ने दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो 0। समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा X + 0 0 -3, X - 3 = 0। तो X की वैल्यू क्या हो गई? 3। मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3। चलो नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले कैटायनिक पार्ट लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो कैटायनिक पार्ट में भी तुम्हारा लिगेंड कौन सा लिखेंगे? ये वाला, क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले तो क्या लिखेंगे? ट्राई अमाइन, फिर 3 है तो लिखेंगे ट्राई एक्वा। लिगेंड्स हो गए। अब मेटल की बारी, क्रोमियम। यहां पर भी देखो नॉर्मल नाम लिखा मैंने, क्रोमियम। क्रोमियम के ब्रैकेट में 3 लिखा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, और बाहर लिखेंगे क्लोरीन। अब एक बहुत जरूरी रूल, देयर शुड बी नो नीड टू मेंशन द नंबर ऑफ काउंटर आयन। यहां पर आपको काउंटर आयन का नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का लिखकर बता रहे हो 3, मतलब बाहर 3 क्लोरीन होंगे, इसलिए आपने सिंपल क्लोरीन लिख दिया, हम समझ जाएंगे। समझ गए बात को? मतलब अगर आप यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हो आपके मेटल का, तो हम समझ जाएंगे कि बाहर कैसा क्या होगा मामला। यानी देयर शुड बी नो नीड टू राइट द नंबर ऑफ काउंटर आयंस। काउंटर आयन कुछ भी हो, आपको उसका नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर ये रूल लिख देता हूं, यहां पर मैं ये रूल लिख देता हूं, स्टार बना के आप लोग लिख लीजिएगा। एक तो स्टार बनाकर ये लिखना, नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, और कोई स्पेस नहीं है इसलिए ये जो पहला वर्ड है, ये जो पहला अल्फाबेट है, यही कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। तो दूसरा स्टार बना क्या लिखेंगे हम लोग? ओके, देयर शुड बी नो नीड ऑफ मेंशनिंग द नंबर ऑफ काउंटर आयन। देखो मैं काउंटर आयन लिख रहा हूं, मतलब ये यहां पर भी एप्लीकेबल होगा। अब देखो यहां कैसे एप्लीकेबल होगा। अब यहां पर ये एनायन है, ये कैटायन, तो कैटायन पहले आएगा, तो मैं सिर्फ लिखूंगा पोटेशियम। मैं यहां पर ये नहीं लिख रहा कि पोटेशियम के कितने एटम है, 4 है या 6 है, मैं टेट्रा वेट्रा, सिंपल पोटेशियम। और देखो पोटेशियम का P कैपिटल। अब अंदर आ जाओ लिगेंड। लिगेंड में साइनो कितने? हेक्सा, क्योंकि 6 है। साइनो देखो एनायोनिक लिगेंड है, इसलिए नाम के आखिरी में O लगाना पड़ रहा है। साइनो नाम के आखिरी में O लगाना पड़ रहा है। फिर
आप लिखेंगे आयरन। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या जरा देखो, +2। कैसे निकाला भाई, 4 पोटेशियम है, 1 पोटेशियम पे +1, आयरन का निकाला X, 1 साइनो पर -1, साइनो है टोटल 6, और ये पूरा न्यूट्रल है क्योंकि कैटायन और एनायन एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, ये कैटायन एनायन बैलेंस कर लिया एक दूसरे को। x - 2 = 0, तो x की वैल्यू +2। तो यहां पर लिखेंगे फेर ATE। देखो मैंने क्या लगा दिया, आयरन के नाम क्या, फेरेट। फेरस ना लिखते हुए मैंने क्या लगा दिया, फेरेट, और ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, 2, और काम खत्म। तो इस तरीके से आप लोगों को नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों। और जब कभी भी नाम दिया हो और फॉर्मूला बनाना हो तो रूल्स उल्टे हो जाएंगे, रूल्स उल्टे हो जाएंगे। हम अब तो सीख ही गए, खैर अब तो कोई बड़ी बात है ही नहीं हमारे लिए, अब तो हमें समझ में आ ही गया है, हम बड़े आराम से कर सकते हैं। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम कुछ नॉमेनक्लेचर करके प्रैक्टिस करेंगे, फिर इस क्लास को खत्म करेंगे। नोट करो। हाँ गाइस, तो अब देखो आपके सामने मैं कुछ 6 आइटम्स लेकर आया हूं और इनका हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो पहले इससे शुरू करते हैं। बाहर कोई काउंटर आयन नहीं दिख रहा है, बाहर कोई काउंटर आयन इस स्क्वायर ब्रैकेट के नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर वो कैटायन एनायन वाला झंझट नहीं है। रूल नंबर 1 खारिज कि कैटायन पार्ट को पहले लिखो, एनायन पार्ट को बाद में लिखो। यहाँ कोई कैटायन को एनायन नहीं है, न्यूट्रल सॉल्ट है। अब यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्ट है, सबसे पहले हम लोगों को अब सॉल्ट का नाम लिखना, तो लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखेंगे। तो लिगेंड में सबसे पहले ये है नाइट्रिटो N। अच्छा ये कैसे मालूम पड़ा कि सर आपने NO2 को नाइट्रिटो N बोला? बेटा ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, जब नाइट्रोजन डोनर एटम बनता है तो नाइट्रिटो N, और जब ऑक्सीजन डोनर एटम बनता है तो इसका नाम हो जाता है नाइट्रिटो O। तो यहां पर आपके लिए मैं एग्जांपल लेकर आया हूं, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा। अगर O लिखा हुआ है पहले तो आप समझ जाइएगा कि ये नाइट्रिटो O होगा और ये नाइट्रिटो N होगा। सिमिलरली यहां पर ये भी एम्बिडेंटेड है, यहां पर HCN को क्या बोलते हैं, थायोसाइनो, थायोसाइनो। लेकिन अगर ये ऐसा लिखा होता, चलिए एक एग्जांपल हम और मार लेंगे, CONCS4। अब हम इसका नाम लिखते हैं। चलो सबसे पहले ये आएगा अमाइन, लेकिन कितने, 2, इसलिए कैपिटल D, फिर I, डाई अमाइन, फिर अल्फाबेटिकली क्लोरीन आएगा इसलिए क्लोरिडो, क्योंकि IDO लगाना पड़ेगा और ये हेलोजेंस में स्पेशली लगाना पड़ता है। हेलोजेंस में O ना लिखते हुए IDO लगाएंगे, बाकी सबको छोड़ सकते हैं। फिर लिखेंगे नाइट्रिटो, ये भी एक ही है, ये भी एक ही है, तो नाइट्रिटो NRITRITO नाइट्रिटो, और फिर डैश लगा के लिखेंगे N क्योंकि नाइट्रोजन डोनर एटम है। फिर लिखेंगे प्लेटिनम। अब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर X, अमोनिया का 0 × 2 प्लस क्लोरीन का -1 और नाइट्रिटो N का भी -1, तो कुल मिलाकर ये हो गया -2 = 0, X की वैल्यू +2, तो प्लेटिनम 2। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। समझ गए? अब जरा टाइम निकालो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा मेरे लाडले बच्चों, यहां पर C2O4 देखकर बहुतों का पसीना छूट गया होगा। अबे ये ऑक्सीलेटो है यार, सिखाया था 2 कार्बन जोड़े, डबल बॉन्ड यो, डबल बॉन्ड यो नेगेटिव, यो नेगेटिव, ये ऑक्सीलेटो है। ऑक्सीलेटो पर -2 चार्ज होता है। अगर ये याद नहीं आया, मतलब तुम लोगों ने मेरा पिछला वीडियो लिगेंड्स वाला ठीक से नहीं देखा, तो अभी जाओ ग्रेविटी सर्कल सर्च करो, प्लेलिस्ट पर जाओ ग्रेविटी सर्कल चैनल की, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स सेशन 2020 2021 2020 वाली प्लेलिस्ट में इसके पहले वाला वीडियो देखो, तब आपको समझ में आएगा।
अब यहाँ पर ये पोटेशियम है और ये एनायन है, यानी ये काउंटर आयन है। ये पोटेशियम हमेशा कैटायन होता है और ये एनायन होता है, कैटायन का नाम पहले आएगा तो हम लिखेंगे पोटेशियम। हमने रूल पढ़ा था कि पोटेशियम लिखते वक्त हमको इसके नंबर को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमको इसके नंबर को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। चलो तो पोटेशियम लिख दिया, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा ट्राई, लेकिन बेटा ये क्या है, ऑक्सलेटो, तो हम लिखेंगे ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमियम। अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, एक पोटेशियम पर +1, 3 पोटेशियम। काउंटर आयन को क्रोमियम के साथ चेक करना होगा। 3 ऑक्सलेटो, एक ऑक्सलेटो पर -2, नेट चार्ज 0 क्योंकि ये बैलेंस्ड है। तो +3 + x - 6 = 0, x + 3, तो क्रोमियम 3। समझ गए लाडले मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे दुर्योधन। चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये कैटायन हो गया, ये काउंटर आयन एनायन, तो लास्ट में आएगा। चलो कैटायन में पहले नाम लिखेंगे क्लोरो, फिर EN, तो पहले हम लिखेंगे डाई क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन पहले आएगा इथाइलिन डायमाइन से। लेकिन अब ये कैसा नाम है, कॉम्प्लेक्स, इथाइलिन डायमाइन, इसके नाम में डाई आ रहा है। तो ये 2 को हम डाई से ना लिखते हुए कहां से लिखेंगे, बिस। फिर बिस के आगे लगाएंगे ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इथाइलिन डायमाइन, बिस इथाइलिन डायमाइन। मैं कंटिन्यूएशन में नाम लिख रहा हूं, यहां कोई स्पेस नहीं है। कोबाल्ट, अच्छा मैंने ऊपर एक गलती कर दी, यहां पर ये एनायन है, दिस इज एनायन, तो यहां पर क्रोमियम का नाम क्रोमेट से खत्म होगा। किससे खत्म होगा, क्रोमेट से, क्योंकि अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है तो नाम 8 से खत्म होगा। अच्छा क्लिक कर गया, वरना वीडियो अपलोड करता था फिर बच्चे बोलते हैं तेरे को पढ़ाना नहीं आता, छिछोरे। ठीक है, चलो अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। भाई इथाइलिन डायमाइन तो न्यूट्रल होता है, -2 और -1 -3, तो 3 हो गया, तो क्लियरली विजिबल है। और फिर बाद में क्या लिख देंगे, क्लोरीन। ठीक प्यारे बच्चों, बहुत इजी है। चलो इसके नाम की तरफ चलते हैं। ये भी कैटायन है, अमाइन पहले, तो 5 अमाइन, इसलिए पेंटा अमाइन। CO3 कार्बोनेट, तो कार्बोनेटो, क्योंकि एनायनिक लिगेंड है, कार्बोनेटो। फिर कोबाल्ट, अब यहां पर क्योंकि ये कोबाल्ट क्यों लिख रहा हूं, नॉर्मली में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि कोबाल्ट कैटायोनिक है। अगर एनायनिक होता है ये स्फीयर तो कोबाल्टेट लिखते। अब ये न्यूट्रल है, इस पर -2, इस पर -1, -2 -1 -3, तो इस पर चार्ज हो गया 3 और लगा देंगे बाहर क्लोरीन। अब यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसका नाम मर्क्यूरी, तो आगे बाहर लिख देंगे मर्क्यूरी। फिर HCN कितने, 4, सो टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट। अब क्योंकि ये एनायोनिक स्फीयर है इसलिए ये बन जाएगा कोबाल्टेट, 8E लगा दिया मैंने ब्रैकेट में। इस पर +1 चार्ज, मर्क्यूरी पर +1 लेंगे, इस पर -1, तो -4 + 1 3, तो कोबाल्टेट 3। इसका नाम क्या लिखेंगे, ये पूरा न्यूट्रल है, दिस इज कंप्लीट न्यूट्रल, ना कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर ना कुछ। तो सबसे पहले क्या नाम लिखेंगे, अमाइन, क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले वही आ रहा है, सो डाई अमाइन। फिर क्लोरीन आएगा इसलिए क्लोरिडो। अब ये देखो, ये है नाइट्रीटो N ना, यहाँ डोनर एटम O है इसलिए नाइट्रीटो, इन दोनों में यही फर्क है। फिर प्लैटिनम, बाकी सब कुछ सेम। और ऑक्सीडेशन नंबर 2 वहां निकाल चुका हूं, यहां नहीं दिखाऊंगा, यहां पर सब कुछ सेम रहेगा। मर्क्यूरी, बस यहां पर क्या हो जाएगा, टेट्रा थायोसाइनेटो है, यहां पर नाइट्रोजन डोनेट करा तो ये हो जाएगा आइसो थायो साइनेटो कोबाल्टेट 3, सब कुछ सेम रहेगा, बस नाम बदल जाएगा। बस तो ये प्रैक्टिस करनी, करना क्या है इसमें, बहुत आसान है। चलो नोट करो, नोट करो प्यारे बच्चों, नोट कर लो। प्राइस गुलगुलो मैं इधर से आ गया।
चलो अब मैं तुमको एक बार बता देता हूँ, आई एम नॉट राइटिंग ऑल द रूल्स, मैं बोल के बताऊंगा, तुम इतना समझदार होगा तुम सब समझ जाओगे। जब आपको फॉर्मूला लिखना हो, नाम दे रखा हो, फॉर्मूला लिखना हो, तो आप उधर क्या करते थे, नाम लिखते वक्त लिगेंड्स पहले लिखते थे, मेटल का नाम बाद में लिखते थे। यहां मेटल का नाम पहले लिखो, ढूंढो 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 कोबाल्ट, यहां पर ढूंढो ढूंढो ढूंढो, अरे इधर भी कोबाल्ट, अच्छा यहां पर कोबाल्टेट होता, कोबाल्टेट होता तो मैं समझ जाता कि मेरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनने वाला है वो नेगेटिव बनने वाला है, यहां पर कोई लफड़ा ही नहीं। चलो कोबाल्ट लिख लिया। अब आपको लिगेंड्स का नाम लिखना है, और लिगेंड्स का नाम यहां पर आप जो लिगेंड्स का नाम देखकर सिंबल लिखोगे वो अल्फाबेटिकली होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। हाँ तो टेट्रा अमाइन पहले है, यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, अमाइन लिखा, टेट्रा का मतलब 4, फिर अमाइन हो गया, फिर ये आया एक्वा, एक्वा मतलब पानी, पानी पानी पानी, ब्रैकेट में लिखा पानी, फिर क्लोरिडो, ब्रैकेट में लिखा क्लोरीन, अच्छा क्लोरीन का क्या कोई डाई वाई नहीं है तो चलो ठीक है, हो गया। अब ये पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट से कवर अप कर देंगे। अब यहां पर आपको ये क्लोराइड लगाने से पहले यहां पर देखना है कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 दे रखा है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना दे रखा है, +3। तो अब आप इस नेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज निकालो, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नेट चार्ज निकालो। कैसे, देखो कोबाल्ट पर +3, अमाइन पर तो 0 होता है तो इसको छोड़ दो, एक्वा पर भी 0 होता है तो इसको भी छोड़ दो, लेकिन क्लोरीन पर -1 होता है, तो ये कितना हो गया चार्ज द टोटल, +2, यानी इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कितना चार्ज है, +2। तो आप क्लोराइड कितने लगाएंगे, 2 क्लोराइड लगाएंगे, ताकि इसका पूरा चार्ज, नेट चार्ज 0 हो जाए। अब आप देखो इस पूरे का नेट चार्ज 0 हो गया। और अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप इस क्लोरीन और इस क्लोरीन से कोबाल्ट का मास ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, जो आप हमेशा निकालते हो। आप बोलते हो ना सर मेरे को क्या मालूम, तो कोबाल्ट का मास ऑक्सीडेशन स्टेट 0, अमाइन का 0, इसका 0, क्लोरीन का -1 और 2 क्लोरीन का -1, तो ये हो गया x, -3 = 0, तो x की वैल्यू +3। हाँ मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर सही निकाला, बस हो गया, ठीक है, कोई परेशानी। अच्छा कुछ कुछ किताबें हमें ऐसा करने को भी कहती है कि आप डायरेक्टली ऐसा लिख दो H2OCl, लेकिन वो मुझे जमता नहीं है, आपको ब्रैकेट लगाना चाहिए। मल्टीपल लिगेंड्स जब भी हो आप ब्रैकेट लगाओ ताकि डिफ्रेंसिएशन दिखे। अब यहाँ पे आपने कोबाल्ट लिखा, चलो कोबाल्ट के बाद क्या आएगा, डाई क्लोरिडो, तो ये डाई क्लोरिडो लिख दिया मैंने। अब बेटा ये कॉम्प्लेक्स है, और बिस इथाइलिन डायमीन, और बेटा इथाइलिन डायमीन का इतना बड़ा सिंबल लिखाना तो कभी सिखाया नहीं मैंने। इथाइलिन डायमाइन का मैंने सिंबल क्या सिखाया था, EN, तो यहाँ पर आप स्मॉल में लिखेंगे EN, EN क्या क्या लगाएंगे 2, ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब यहाँ पर आप देखो कोई काउंटर आयन नहीं है, कोई काउंटर आयन का नाम यहाँ पर जैसे कि ऊपर क्लोराइड लिखा है या कुछ लिखा नहीं है, मतलब या तो ये न्यूट्रल है, अगर न्यूट्रल होगा तो इसका नेट चार्ज 0 हो जाना चाहिए। तो चलो देखते हैं, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 दे रखा है, तो +3, एक क्लोरीन का -1 तो 2 क्लोरीन का -2, इथाइलिन डायमाइन होता है न्यूट्रल 0, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, ओवरऑल चार्ज आ गया +1, यानी इस पर +1 चार्ज होगा, मतलब ये न्यूट्रल लिगेंड नहीं है, ये कैटायन लिगेंड है। अब यहाँ पर अगर आपको मान लो कोई क्लोरीन दे देता या कुछ और दे देता, ब्रोमीन, तो आप यहाँ पर वो 1 लगाते, जैसे मान लो यहाँ पर लिख देता कोई ब्रोमाइड, तो आप यहाँ पर +1 चार्ज को बैलेंस करने के लिए 1 Br लगाते। अब यहाँ पर कुछ दे ही नहीं रखा है, मतलब आपको यहाँ पर +1 लिख के छोड़ देना है, तो आप इस तरीके से स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। तो कुछ नहीं है, हलवा है। यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म हो गया। गाइस मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी प्रैक्टिस करो, NCERT खंगाल लो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एक्सरसाइज से लेकर एग्जाम्पल्स तक, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस तक सब सॉल्व कर लो, मजा आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।